सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आधुनिक भारत कर रहे थे, आधुनिक भारत में क्षेत्रीय राज्य कर रहे थे। बंगाल किया हम लोगों ने, फिर पंजाब को किया, सिखों को कैसे अंग्रेजों ने पराजित किया, और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक करने जा रहे हैं हम लोग, हैदर अली एवं उसका बेटा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान से प्रायः परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, क्योंकि मध्यकाल का जब अंत हो रहा था, आधुनिक भारत आ रहा था, तो टीपू सुल्तान संधि पर खड़ा एक बड़ा महत्वपूर्ण शासक हुआ। यद्यपि टीपू सुल्तान को कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया गया, वो धर्मांध था, उसके विषय में बहुत सारी टिप्पणियाँ। आप अगर टीपू सुल्तान को पढ़ना चाहते हैं तो किसी एक अच्छी बुक का सहारा लेना पड़ेगा, तब उसकी नीतियाँ जान पाएंगे। लेकिन जो दूर से दिखाई पड़ता है वो टीपू सुल्तान के विषय में ये दिखाई देता है कि वो एक आधुनिक समझ का व्यक्ति था, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था और अंग्रेज़ों को भगाने का उसने पूरा प्रयास किया था। अब हम लोग एक तरफ से करेंगे, टीपू के विषय में भी आ जाएंगे, टीपू सुल्तान के विषय में कि कैसे लड़ता हुआ दुर्ग के सामने वो मारा गया। आज शुरुआत करेंगे हम पहले मैसूर करेंगे। मैसूर में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, यानी अंग्रेज मैसूर से 4 बार लड़ते हैं, चारों एक संधि के साथ समाप्त होते हैं। परीक्षा में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इस युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ और क्यों हुआ, तो आपको ये तैयारी होनी चाहिए। प्लस हैदर और टीपू सुल्तान से कुछ परीक्षा में आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक विजयनगर साम्राज्य किया था दक्षिण में, बहमनी और विजयनगर। विजयनगर का 1565 में अंत होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका नाम था राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर में बहमनी के सारे शासकों ने मिलकर विजयनगर को ख़त्म कर दिया था। विजयनगर का जब समापन हो गया तो चिक्का कृष्णराज नामक एक व्यक्ति वहाँ का शासक घोषित होता है, बनता है। चिक्का कृष्णराज केवल कहने को शासक था, वो जो था उसकी जो मुख्य सत्ता थी वो थी नंजराज और देवराज के हाथों में। एक व्यक्ति वित्त को नियंत्रित करता था, एक व्यक्ति सेना को नियंत्रित करता था। ये मैसूर का जो वाडियार वंश और बाद में आएगा हम पढ़ेंगे, मैसूर जो जगह थी वहाँ पर इसका शासन था चिक्का कृष्णराज का। मैसूर विजयनगर का ही एक पार्ट हुआ करता था। नंजराज और देवराज ये 2 व्यक्ति काफ़ी शक्तिशाली थे, इन्हीं के पास सत्ता रहती थी। और हैदर अली नंजराज की सेवा में एक सैनिक नियुक्त था। हैदर अली के पिताजी भी सेना में थे, कहीं के सूबेदार या किसी किले के कुछ एक पोस्ट रखते थे, और हैदर अली अपनी कुशलता के दम पर अपनी अच्छी पकड़ रखता था नंजराज के ऊपर। एक समय ऐसा आया जब हैदर अली बड़ा हो रहा था और डिंडी कुल एक जगह है, डिंडी कुल का इसको फौजदार नियुक्त किया गया। जब इसको डिंडी कुल का फौजदार नियुक्त किया गया तो हैदर अली निरक्षर था, तो उसने निरक्षरता समाप्त करने के लिए बड़ा अच्छा काम किया। उसने खांडे राव ब्राह्मण, एक जो वैज्ञानिक व्यक्ति था, उसको अपना सलाहकार नियुक्त किया, और खांडे राव ब्राह्मण से यथा अनुसार सलाह लिया करता था उस समय के अनुसार। डिंडी कुल में उसने आधुनिक शस्त्रागार की भी स्थापना की, यद्यपि वो बाद में करता है जब पहले वो शासक बनता है। हैदर अली ने क्या किया, नंजराज की सत्ता को बाद में खांडे राव की सहायता से जो महारानी थी उनको अपने कंट्रोल में ले लिया, उनको वश में ले लिया, और नंजराज और देवराज के खिलाफ उनको भरा, जो चिक्का कृष्ण देवराय की संरक्षिका थी। अंततः हैदर अली खांडे राव सफल रहा, नंजराज को हैदर अली ने समाप्त कर दिया। फ्रांसीसी सेना की भी मदद ले रहा था हैदर अली, और मैसूर से अपनी राजधानी को ये कहाँ ले गया, श्रीरंगपट्टनम। कहाँ ले गया, श्रीरंगपट्टनम। सेनापति तो था ही, नियुक्त कर चुके थे नंजराज, इसने 1760 में नंजराज का सब सर्वनाश कर दिया और अपने को शासक नियुक्त कर दिया। यानी 1760 में हैदर अली मैसूर का राजा बन जाता है। अब मराठों से एक युद्ध, मराठे इस समय दक्षिण के, हम लोग अगला टॉपिक मराठा करेंगे। मराठे इस समय दक्षिण की बहुत मजबूत शक्ति हैं, और बल्कि ऐसा लग रहा था कि मुगलों का जो स्थान है वो मराठे ले लेंगे। शिवाजी के नेतृत्व में आगे मराठे अपनी एक मजबूत जो पकड़ शुरुआत करते हैं, और बाजीराव फर्स्ट और वो आने आते लगता था पूरे देश में मराठों की पताका फहराएगी। तो मराठों ने हली बली के युद्ध में इसको पराजित किया हैदर अली को, लेकिन हैदर अली हार नहीं माना। हैदर अली ने संघर्ष जारी रखा। वो जानता था कि मराठों से हम नहीं जीत सकते, तो उसने और तरीकों से भी अपने शासन को मजबूत रखा और मराठों से समझौते करता रहा यथा समय। डिंडी कुल में इसने आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। परीक्षा में पूछा गया कई बार कि आधुनिक शस्त्रागार इसने कहाँ बनाया, डिंडी कुल में। फिर
दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, हम अभी चारों पढ़ेंगे। दूसरा जो आंग्ल मैसूर चल रहा था 1780 से 1784 के मध्य, उसी के दौरान 1782 में कुछ युद्धों में हार रहे थे मराठे, ये मैसूर वाले यानी कि हैदर अली। उसी दौरान पोर्टोनोवा का युद्ध होता है जहाँ पर हैदर हार जाता है और अंततः हैदर अली की मृत्यु, हालांकि कोई किसी के द्वारा नहीं, स्वतः मरा वो 1782 में, लेकिन युद्ध के दौरान ही उसकी, युद्ध के ही मतलब उसी 1780 से 84 के मध्य उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका मामला ख़त्म हो जाता है। अब उसके लड़के टीपू की बारी आती है, टीपू सुल्तान। टीपू कहा जाता है कि हैदर अली साम्राज्य बनाने वाला था और टीपू साम्राज्य नष्ट करने वाला था, ये वाक्य है। इसके विषय में ये कथन कहा जाता है, यानी टीपू सुल्तान को बना बनाया राज्य दिया था उसके पिता हैदर अली ने, लेकिन टीपू सुल्तान उसको बनाए नहीं रख सका और 1799 में आते आते इसकी मृत्यु हो जाएगी, टीपू सुल्तान की, खत्म हो जाएगा। 1782 में ये गद्दी पर बैठ गया जैसे ही हैदर की मृत्यु हुई। यद्यपि टीपू सुल्तान को हैदर अली बहुत मानता था, पुत्र भी था, वीर भी था, उसको शेर मैसूर की उपाधि भी दी थी, शेर मैसूर टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान ने अपने को बादशाह घोषित किया, अपने नाम के सिक्के चलाए और जो हिंदू वर्षों के नाम थे, हिंदू महीनों के नाम थे, उनको हिंदू पद्धति से न रख करके उसने अरबी पद्धति का प्रयोग किया। अरबी में उसने इन नामों का प्रचलन किया अपने साम्राज्य में, महीनों का नाम उसने अरबी में रखा। आधुनिक कैलेंडर को लागू करने वाला टीपू सुल्तान पहला व्यक्ति है। आधुनिक कैलेंडर को उसने अपने राज्य में लागू किया। सिक्का ढलाई, जगह जगह टकसाल बनवाई और सिक्के की जो प्रणाली थी ढलाई की, ये भी पश्चिम से प्रभावित थी इसकी, और इसने सिक्का ढलाई के लिए कई टकसाल बनवाई और अपने राज्य में एक रूपता के साथ सिक्के जारी किए। नाप तौल की आधुनिक पद्धति को लाने वाला, ये कुछ ऐसे काम हैं पश्चिम के प्रभाव से जो टीपू ने यहाँ शुरू किए। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, इसलिए टीपू का नाम लिया जाता है कि टीपू पश्चिम से ऐसे प्रभावित था। भारत का पहला मिसाइल मैन भी कुछ लोग टीपू सुल्तान को कहते हैं, क्योंकि टीपू ने रॉकेट का प्रयोग किया था, रॉकेट विज्ञान का जन्मदाता, रॉकेट का कुछ प्रयोग किया था, शायद कोई उठाकर बाद में अंग्रेज ही ले गए, और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी उसका जिक्र किया है टीपू सुल्तान के इन रॉकेट्स का। पहले भारत में ऐसी कोई परंपरा नहीं दिखाई देती है। जैकोबिन क्लब था, स्वतंत्रता प्रेमियों का, फ्रांस से प्रभावित था, फ्रांस में इसका गठन हुआ था। टीपू भी फ्रांस की क्रांति के प्रभाव में था। देखिए 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है और उस दौरान टीपू था, तो वो प्रभावित था कहीं न कहीं और वो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। उसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था श्रीरंगपट्टम में। काहे का वृक्ष? चेरी बेल का वृक्ष था वो, चेरी बेल का वृक्ष। कोई पेड़ होता है चेरी बेल, मैंने नहीं देखा, आप कभी देखिएगा कैसा होता है, गूगल पे भी मिल जाएगा शायद। चेरी बेल का उसने वृक्ष लगाया था, स्वतंत्रता वृक्ष। इसने फ्रांसीसी जल सेना की मदद ली। देखिए हम अभी पढ़ रहे हैं टीपू सुल्तान को, युद्धों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जब युद्ध होते होंगे तो किसी न किसी की मदद लेंगे तभी तो लड़ेंगे, आगे करेंगे उस चीज़ को। इसने फ्रांसीसी जल सेना, रिपो वहाँ का गवर्नर जनरल था, उसकी मदद भी ली और अंग्रेज इस बात से निश्चित नाराज हुए होंगे, ये तय है। अरब, फ्रांस, तुर्की आदि देशों में उसने अपने दूत भेजे और आधुनिक कल्चर के, आधुनिक संस्कृति के दूतावासों की स्थापना की। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। दूतावासों की स्थापना इसके पहले नहीं दिखाई देती है। श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत के लिए इसने धन दिया। मराठों के आक्रमण में श्रृंगेरी मंदिर लूटा गया, श्रृंगेरी मंदिर में तोड़फोड़ की गई, तो श्रृंगेरी मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए टीपू सुल्तान ने धन दान दिया। लेकिन किसी एक घटना से किसी का मूल्यांकन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक घटना से मूल्यांकन करने में आपको लगेगा टीपू सुल्तान बहुत धार्मिक रूप से बहुत ही सौहार्दपूर्ण वाला व्यक्ति था, धर्म सहिष्णु शासक था। ऐसा नहीं होता है। टीपू सुल्तान की तलवार पर कुछ ऐसा खुदा था कि ये काफिरों के लिए बनी है। काफिर कौन था? हिंदू थे, और हिंदू बाहुल्य देश था। मैसूर में भी हिंदू बहुत सारे थे। उसने न जाने कितने दिन तक अपनी सेना निरंतर इस बात के लिए चलाई थी मालाबार में कि जो हिंदू मिल जाए उसको काट दो। मतलब ये बात सांप्रदायिक की नहीं है, बात में किसी भी हिंदू शासक भी हो सकता है और मुस्लिम शासक भी हो सकता है। मैं किसी भी शासक की बात कर रहा हूँ कि आपको उसके दोनों पक्ष पढ़ने चाहिए, और किसी विषय में राय बनाने से पहले आपको मजबूती से दोनों पक्ष पता होने चाहिए। नहीं तो आप अपनी राय, विद्यार्थी जीवन में हैं आप अभी, या आप ऐसे भी अगर हमारे श्रोता हैं, सुनते हो वीडियो, तो अपनी राय किसी व्यक्ति विशेष के विषय में कभी नहीं बनानी चाहिए। ऐसे चरित्र पर लोग राय बना लेते हैं। मैं आपको बताऊं, चरित्र पर भी किसी को राय बनाने का कोई अधिकार नहीं है। आपने अफवाह उनसे सुनी, वो उनसे सुनी, वो उनसे सुनी, और आपने चरित्र पर राय बना ली। मैं इसका घोर विरोधी हूँ,
क्योंकि आप कोई एक प्रमाण, कोई एक पुष्ट बात, कहीं एक स्रोत तो हो आपके पास। केवल सुनी सुनाई बात पे वो उसके साथ बहुत गलत तरीका है ये, मेरा मानना है। बहुत बड़े बड़े राजनेताओं पर भी आरोप है, मैं इसलिए इस बात को कह गया। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। धर्म सहिष्णु शासक था, क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगा दिया कि आप जब ठीक से पढ़ेंगे टीपू सुल्तान को तब समझ में आएगा। अब हम लोग चारों युद्ध कर लेते हैं फटाफट इसके। पहला फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, समय 1767 से 1769। इसका मतलब इस समय टीपू सुल्तान भी था और वो भी था, हैदर अली था। ये युद्ध हैदर लड़ता है और इस युद्ध में हैदर जीतता है। खास बात, हैदर पहला दक्षिण में है जो अंग्रेज़ों को चुनौती देता है और अंग्रेज़ों को हराता है, अंग्रेज़ों की हार होती है। ये युद्ध हुआ, मराठे भी लालची थे, निजाम भी लालची था और अंग्रेज़ तो थे ही। इन तीनों का त्रिगुट हो गया, किसके खिलाफ? मैसूर के खिलाफ। इन लोगों को लगा अगर मैसूर खत्म होगा तो मराठों को पैसे मिल जाएंगे, निजाम को भूमि मिल जाएगी, अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हो जाएगी, इसलिए तीनों मिले। लेकिन ये बहुत चालाक था हैदर अली। हैदर अली ने मराठों से कहा मैं आपको दूंगा 35 लाख रुपए और फोड़ लिया। निजाम से कहा मैं आपको दूंगा गुंटूर का क्षेत्र, फोड़ लिया। कोई एक जिला था और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ गया। यानी मराठे अलग हो गए, निजाम अलग हो गए। उधर इसने फ्रांस से मैत्री की थी, अंग्रेज़ों ने इसलिए इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंग्रेज़ों ने कोई कारण ढूंढते थे युद्ध से पहले, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि मैसूर ने जो फ्रांस से मैत्री की इसलिए इस पर हम हमला करेंगे। हमला हो गया। कई युद्धों में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया और अंततः त्रिगुट इनका भंग हो गया और मद्रास तक जा पहुंचा। मद्रास की संधि करनी पड़ी अंग्रेज़ों को। इस संधि में ये अब अंग्रेज़ों के लिए अपमानजनक संधि थी। इस संधि के सारे पक्ष जो थे वो मैसूर के झुकाव में थे, यानी मैसूर के पक्ष से संधि की गई थी। मैसूर जो चाहता था वैसे उसने संधि करवाई और अंततः अंग्रेज़ों को मुँह की खानी पड़ी पहले युद्ध में। 1769 में ये तो तय था अंग्रेज फिर लड़ते, ये हैदर भी जानता था और अंग्रेज भी जानते थे। और दूसरा युद्ध हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। एक बार अब की क्या हुआ, उल्टा हो गया। वो त्रिगुट जो तब वहाँ था इस बार हैदर ने बना लिया। हैदर ने मराठों से कहा मैं आपको ये दूंगा, फिर से कह दिया वही बात। निजाम से कहा आपको इतना जिला दूंगा और युद्ध लड़ते हैं। लेकिन हुआ क्या, इसी दौरान अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति की और अंग्रेज़ सफल हो गए। अंग्रेज़ों ने 1782 में सालबाई की संधि के साथ मराठों को युद्ध से अलग कर दिया। सालबाई की संधि में ऐसी संधि थी जो अगले 20 वर्ष तक मराठा अंग्रेज का कोई युद्ध नहीं होता है, 1782 से 1802 तक। और मराठों की तरफ से अंग्रेज निश्चिंत हो गए थे। जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे तब सालबाई की संधि पढ़ेंगे, वो भी एक बड़ी संधि होती है। तो मराठे अलग हो गए। निजाम को क्या कहा, निजाम जब हैदर हारने लगा तो निजाम बहुत चालाक था। निजाम ने देखा हैदर हार रहे हैं तो निजाम तुरंत अंग्रेज़ों से मिल गया, यानी इनका त्रिगुट टूट गया और हैदर अकेला पड़ गया। जब हैदर अकेला पड़ गया तो 3-4 युद्ध होते हैं। पोलीलोर का युद्ध होता है, सेरिंगनवा का युद्ध होता है, पोर्टिनोवा का युद्ध होता है। इन पोर्टिनोवा के युद्ध में हैदर पराजित होता है, उसी के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। पोलीलोर के युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित होता है और हारता है। और एक सेरिंगनवा करके है, आप पढ़िएगा, वो भी युद्ध 3-4 युद्ध लड़े जाते हैं, परीक्षा में कभी पूछ सकता है, उन सब में ये लोग हारते हैं। अंततः मंगलौर की संधि होती है 1784 में। यद्यपि मंगलौर की संधि 1784 में टीपू करता है, टीपू सुल्तान के साथ मैकार्टनी, एक लॉर्ड मैकार्टनी एक व्यक्ति है अंग्रेजों का, वो करता है। वारेन हेस्टिंग्स इस समय गवर्नर जनरल था 72 से 85, पढ़ेंगे आगे हम लोग। उसने पसंद नहीं की, उसने कहा ये कैसा आदमी लॉर्ड मैकार्टनी, मुझे लगता है मंगलौर की संधि के बाद भी ये कर्नाटक को खो देगा। यानी उसकी नज़र कर्नाटक पर थी, उसको ये लगा। तो ये संधि हो तो गई लेकिन टेम्परेरी थी, अस्थायी थी, इसका स्थायीकरण नहीं होना था, क्योंकि दोनों को पता था फिर होगा। यद्यपि इस संधि से एक दूसरे पर हमला न करने की शपथ ली गई। मित्र राज्यों की सूची में कहा गया हमारे जो रहेंगे अगर उन पर कोई हमला करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे। इस तरह की बातों के साथ ये संधि समाप्त हो जाती है। इसके बाद थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध आता है। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में, एक सेकंड, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध का जो टाइम है वो देखिए 1790 से 1792 है। 1992 त्रावणकोर के राजा पर टीपू ने हमला किया। टीपू ने क्यों हमला किया? अंग्रेजों की मैत्री सूची एक जारी हुई जिसमें से मैसूर का नाम उन्होंने जानबूझकर गायब कर दिया अंग्रेजों ने, और त्रावणकोर उनका संरक्षक था अंग्रेजों का। तो टीपू ने त्रावणकोर पर हमला किया 1790 में। जैसे ही हमला हुआ अंग्रेजों का इनके ऊपर हमला हो गया। इस बार कार्नवालिस गवर्नर जनरल था और बहुत मजबूत सेना नायक था। उसने पूरी सेना लेकर के एकदम से हमला कर दिया, किसके ऊपर? टीपू सुल्तान के ऊपर कर दिया। टीपू सुल्तान के ऊपर श्रीरंगपट्टम में हमला किया।
टीपू सुल्तान को मुंह की खानी पड़ी, बहुत बुरी तरह हारा। उसको करना क्या पड़ा, श्रीरंगपट्टनम के बाद 3 करोड़ रुपए देने पड़े अंग्रेज़ों को, साथ ही निजाम को कुछ एरिया देना पड़ा। और जब तक अंग्रेज़ों ने कहा आप हमको नहीं देंगे ये रुपया, तब तक क्या करेंगे, 2 पुत्र बंधक रखे जाएंगे। कार्नवालिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया, वो मैं पढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ, और परीक्षा में पूछा भी जाता किसका कथन है, कार्नवालिस का कथन। उसने कहा हमने अपने मित्रों को अधिक ताकतवर बनाए बिना शत्रु को पंगु कर दिया है। अर्थात मराठों को भी अधिक ताकतवर नहीं होने दिया, निजाम को भी ताकतवर नहीं होने दिया, और टीपू सुल्तान को ख़त्म कर दिया है। ये तीसरी संधि थी, थर्ड आंग्ल मैसूर हुआ। इसके साथ चौथी आंग्ल मैसूर की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में होता है, 1 वर्ष का है। इसी वर्ष टीपू की मृत्यु हो जाती है। देखिए उस समय अंग्रेज 1798 में सहायक संधि का कॉन्सेप्ट लाते हैं। हम लोग सहायक संधि पर विस्तार से जानेंगे आगे समय के साथ। टीपू सुल्तान के ऊपर भी, मैसूर को भी सहायक संधि स्वीकार करनी थी, स्वीकार किया। और टीपू सुल्तान थोड़ा स्वतंत्र चेतना का आदमी था, उसको कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं हो सकती थी। अंततः उसने सहायक संधि स्वीकार की, और जैसे ही अस्वीकार की उसका युद्ध हो गया अंग्रेजों से। लॉर्ड वेलेजली इस समय गवर्नर जनरल था, उसने इनको बुरी तरह हराया, इनको टीपू को मार दिया, घेर करके टीपू को मार डाला गया श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के सामने। और लॉर्ड वेलेजली ने दम भरे शब्दों में कहा पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। क्यों कहा, क्योंकि मराठों से तो शांत हो ही चुके थे, निपट चुके थे, पंजाब को जीत चुके थे, मराठे भी कमज़ोर कर चुके थे। ऐसे में उसने कहा कि और ये मैसूर भी ख़त्म हो गया, अब पूरे देश पर उसका लगभग राज्य, चूँकि बंगाल पहले ही जीत चुके थे, इसलिए उसने कहा पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। और अंततः क्या किया, वडियार वंश जो था यहाँ से, जहाँ से चले थे, उसी का एक राजा कृष्णराज थे। उस समय चिक्का कृष्णराज थे, यहाँ राजा बालक था। ये राजा कृष्णराज को कुछ पेंशन दे करके या सहायक संधि वगैरह दे करके बैठा दिया गया, और कुछ एरिया निजाम को दे दिया गया, और सारा जो कब्जा था वो अंग्रेजों ने कर लिया। इस प्रकार आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी खत्म होती है और मैसूर इस प्रकार समाप्त हो जाता है। टीपू सुल्तान और हैदर अली एक मजबूत व्यक्तित्व हैं, इनके विषय में पढ़िएगा जरूर। थोड़ी सी 2-3 बातें राजपूत के विषय में, क्योंकि ये भी उस समय जो चल रहे थे, राजपूत एक अलग समय था, राजपूत काल का दौर था। यहाँ 2-3 बातें। राजपूत शासक सवाई जयसिंह का नाम याद रखिएगा, चर्चा हो तो आप पता लगा सवाई जयसिंह का नाम ही नहीं बता पाए, ये ठीक नहीं रहेगा। अजमेर के शासक थे ये, फर्रुखशियर द्वारा इनको सवाई की उपाधि दी गई थी। ये विज्ञान प्रेमी थे, खगोल शास्त्री थे। जयपुर शहर की स्थापना इनके द्वारा की गई। कभी पूछ बैठे जयपुर शहर की, होमवर्क में लिखे कि जयपुर शहर की स्थापना किस ईयर की गई, परीक्षा में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। खगोल शास्त्री थे, इन्होंने दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर 5 जगहों पर वेधशालाएं बनवाई। 5 वेधशालाओं का इन्होंने निर्माण करवाया। दिल्ली में जंतर मंतर है, जो आप कभी जाएंगे दिल्ली घूमने तो ज़रूर देखने जाइएगा। बहुत सारे इसमें इन्होंने उपकरण रखे थे, उन्हीं उपकरणों से सटीक गणनाएं कर लिया करते थे। इसमें सवाई जयसिंह, बात इसकी नहीं कि सवाई जयसिंह एक राजपूत शासक थे और उन्होंने, ये है कि भारत जो प्रभावित हो रहा था, और एक भारत में विज्ञान वगैरह का स्वर्णयुग रह चुका था, गुप्त काल वगैरह जब हम लोगों ने किया था, अगर आपने लेक्चर सुना होगा मेरा, तो गुप्त काल का जब विज्ञान किया था तब आपको बताया था कि स्वर्णयुग था। सवाई जयसिंह ने यहाँ पर यह किया। विज्ञान प्रेमी थे, जयपुर शहर की खगोल, दिल्ली, उज्जैन, पूछ सकता है कभी प्लेस आपसे कि किस स्थान पर उन्होंने वेधशाला बनवाई या किस स्थान पर उन्होंने वेधशाला नहीं बनवाई। तो ये हो गया आपका दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर, ये चीज़ें थी। इसके बाद जो इन्होंने खगोल, एक इन्होंने सारणी तैयार किया, सेट तैयार किया था। उस समय देश का शासक था मोहम्मद शाह, तो इन्होंने जिज मोहम्मद शाही नामक एक सारणी तैयार की। जिज मोहम्मद शाही, पूछ सकता है कभी जिज मोहम्मद शाही क्या थी, तो आपको बताना पड़ेगा जिज मोहम्मद शाही एक सारणी थी जो कि खगोल शास्त्र के सेट का महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा विकसित की गई थी। ये बातें राजपूतों के विषय में हो गई। इसके बाद जाट भी थे उस समय। जाट अंग्रेजों को भी परेशान कर रहे थे, और जाट जो है मथुरा के आसपास, भरतपुर के आसपास ये काम कर रहे थे। जाटों का संस्थापक माना जाता है गोकुल को। बाद में गोकुल की हत्या करा दी गई, औरंगजेब था उस समय, गोकुल की हत्या करा दी गई। गोकुल के बाद इसका पुत्र था या इसका उत्तराधिकारी जो भी था, आप देखिएगा क्या था, राजा राम। राजा राम एक मजबूत नेता होता है जाटों का, और राजा राम का ने सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, पढ़ा था हम लोगों ने, याद है आपको? सिकंदरा में किसका मकबरा है, तो परीक्षा में भी पूछ सकता है कि सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। राजा राम इतना ज़्यादा चिढ़ गया था मुगलों से उस समय कि सिकंदरा जा करके और उनका मकबरा खोद डाला अकबर का, और
हड्डियों को, अवशेष हड्डियों को निकाले और जला दिए। यानी ये इससे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा इसके प्रति इसकी खराब कुत्सित भावना रखता था मुगलों के प्रति। जाट, और ये जाटों पर चूँकि अत्याचार थे, जाट किसान परिवार थे, शोषण, किसान, ये जो राजस्व का सिस्टम था उसमें किसानों का शोषण खूब होता था, कहीं न कहीं ये भी एक तत्व था। फिर राजा राम के बाद एक महत्वपूर्ण नेता होता है जाटों का, चूड़ामन। कभी कभी एक क्रम पूछा गया लगाने को, अभी आपको बताएंगे, ये भी आप कर लेंगे। चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की स्थापना की और बाद में इसने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली आप पढ़िएगा इसके विषय में डिटेल, क्योंकि इतना समय हम लोग लेक्चर में नहीं लेंगे। चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की स्थापना की, परीक्षा के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद अंतिम रूप से आते हैं ये, अंतिम सेकंड लास्ट, बदन सिंह चूड़ामन के बाद आते हैं। बदन सिंह, अहमद शाह अब्दाली ने इनको राजा की उपाधि दी थी बदन सिंह को। हुआ ये था, अहमद शाह अब्दाली जब भारत से आक्रमण करके जा रहा था, चेनाब नदी में इसकी कुछ तोपें गिर गई थी, जिनको निकलवा करके बदन सिंह ने शायद उनकी भिजवा दी थी, या नहीं, वो तो राणा रणजीत सिंह का केस था। बदन सिंह के साथ भी है कुछ केस इनका, देखिएगा, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट आ रहा है। तो अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी थी। और अंतिम नेता जो है जाटों का, वो होता है सूरजमल। ये कहा गया जाटों का अफलातून, ये सबसे महत्वपूर्ण नेता है जाटों का, अफलातून कहा गया जाटों का। और सूरजमल ने इस तरह से, अब ये 4-5 नाम हैं जो क्रम से पूछे जाते हैं, गोकुल, राजाराम, चूड़ामन, बदन सिंह और सूरजमल। हम लोग जब परीक्षा में पढ़ते थे उस समय ये ऐसे याद कर लिए थे, गोरा, चूड़ा, बदन सिंह, ऐसे याद कर लिए थे, तो क्रम से याद रहते थे वो। आप जरा बदन सिंह का केस देखिएगा, अहमद शाह का मुझे नहीं याद आ रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने मैसूर कर लिया, राजपूत कर लिया और जाट कर लिया। इसके बाद अब अगला टॉपिक हम लोग जो करेंगे वो आएगा मराठों का। मराठों को करेंगे, मराठों में मुख्यतः पढ़ेंगे शिवाजी को। शिवाजी एक क्रांतिकारी, चमत्कारी व्यक्तित्व हुए मध्यकाल के अंत में, और उन्होंने मराठों को संगठित किया। केवल संगठित ही नहीं किया, बल्कि मराठों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में इकट्ठा कर दिया। और एक समय ऐसा लगने लगा मराठों में, जब पेशवा आते हैं, कि अब तो मराठे लगता है पूरे देश में छा जाएंगे, पूरे देश पर राज्य करेंगे। यद्यपि यह सपना उनका सच नहीं हो पाया, क्योंकि बाद में अंग्रेजों ने ये काम किया और मराठे ये काम 1761 में, बल्कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध होगा उसके बाद अंग्रेजों की स्थिति ये मजबूत हो जाएगी और मराठों की स्थिति खराब हो गई। लेकिन आप अब अगला चैप्टर मराठा करेंगे। मराठा में आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे। आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे मराठे खत्म हो गए, कैसे मराठों का पतन हो गया। और उसके बाद फिर देखेंगे कि अंग्रेजों ने इस देश को कैसे संगठित किया, अंग्रेजों ने क्या अर्थव्यवस्था अपनाई, अंग्रेजों ने शिक्षा में क्या किया, अंग्रेजों ने प्रेस व्यवस्था पर क्या अंकुश लगाए, अंग्रेजों ने रेलवे क्यों बिछाई भारत में। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को हम लोग करेंगे एक एक चैप्टर लेकर के। और आधुनिक भारत, जो आधुनिक भारत की नींव है कैसी रखी गई, इसको हम लोग करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़ते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद।